नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और आज से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 43 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे और ऐसे में बड़ी जानकारी बता दें कि आज से 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो शुरू हो रही हैं। और आज सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा के समय छात्रों को भ्रामक जानकारी और प्रश्न पत्र लीक होने जैसी अफवाहों से बचने के लिए भी कहा गया है। बोर्ड ठीक तरह से कहा गया है कि विद्यार्थी जो है अभिभावक सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार इस बार परीक्षा में 10वीं और 12वीं के 43 लाख से ज्यादा छात्र जो है वो बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। और बैठक जो है ऐसे में बोर्ड परीक्षा के लिए 10:30 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। बोर्ड की तरफ से रेगुलर छात्रों को स्कूली फॉर्म में ही परीक्षा केंद्र में पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। और एडमिट कार्ड के साथ ही स्कूल की आईडी कार्ड अनिवार्य होगा। और इसके अलावा प्राइवेट उम्मीदवार हल्के रंग के कपड़ों में परीक्षा देने जाएंगे। छात्र जो है वो बड़े बटन और मेटल अटैचमेंट वाले कपड़े ही पहनकर परीक्षा देने जाने से बच सकते हैं। और ऐसे में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है आज से शुरू हो चुकी है। तो वहीं भारत दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक हैं। और ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक को वो मुंबई पहुंच चुके हैं और दिल्ली में चल रही एआई समिट में भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राष्ट्रपति जो हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत पहुंच चुके हैं। और ऐसे में दिल्ली में उनके एआई समिट में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रो और उनकी पत्नी जो है वो भारत दौरे के लिए मुंबई पहुंचे हैं। और बता दें कि मैक्रो दिल्ली में चल रही एआई समिट में शामिल होंगे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुंबई में मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी के निमंत्रण पर ही इमैनुअल मैक्रो जो हैं वो 19 फरवरी 2026 तक भारत के ऑफिशियल दौरे पर पहुंचे हैं और वो भारत में हो रहे एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। और ये राष्ट्रपति मैक्रो का भारत का चौथा और मुंबई का पहला दौरा है। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रो आज दोपहर 3:15 पर मुंबई के लोक भवन में द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे। और इस मीटिंग के दौरान भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में हुए विकास की समीक्षा होगी। और उनकी बातचीत रणनीतिक समझदारी को मजबूत करने और इसे नए उभरते क्षेत्रों में और मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा। और ऐसे में ये बैठक बेहद ही खास मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ्रांस के राष्ट्रपति जो है उनकी आज दोपहर में मुलाकात है। बांग्लादेश में आज तारिक रहमान की ताजपोशी है। दुनिया भर के 1200 मेहमान गवाह बनेंगे और भारत की तरफ से ओम बिरला होंगे शामिल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसमें शामिल होंगे। बांग्लादेश में आज तारिक रहमान की ताजपोशी है और दुनिया भर के 1200 मेहमान इसके गवाह बनेंगे। और ऐसे में भारत की तरफ से ओम बिरला शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बांग्लादेश में आज से तारिक राज की शुरुआत होगी। संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख तारिक रहमान अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मंगलवार यानी कि आज शाम को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में नए कैबिनेट सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1200 देशी और विदेशी मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बांग्लादेश के नए कैबिनेट में 35 से 37 सदस्य हो सकते हैं और इनमें से 26 से 27 पूरे जो है वो मंत्री हो सकते हैं। 9 से 10 को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। आमतौर पर कैबिनेट मंत्री जो है वो ग्रहण समारोह बंग भवन के दरबार हॉल में होंगे, लेकिन इस बार ये अलग होगा। पहली बार कैबिनेट शपथ ग्रहण समारोह जो है वो जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में होगा। और ऐसे में भारत की तरफ से ओम बिरला जो हैं वो शामिल होंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इसके साथ ही और ऐसे में भारत की तरफ से ओम बिरला शपथ ग्रहण में शामिल होंगे लोकसभा स्पीकर। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संदीप जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये देख रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के लिए बड़ी चीज़ है आज तारिक रहमान राज आज से शुरू होने वाला है और भारत
की तरफ से ओम बिरला इसमें शामिल होंगे, तो किस तरीके से देख रहे हैं इसको संदीप जी? देखिए अनीता जी, आज तारिक रहमान जो 17 साल विदेश में रह कर के आए हैं, उनकी वापसी बांग्लादेश में हुई और बांग्लादेश में चुनाव हुए और उन्हें भारी बहुमत मिला। 2/3 बहुमत उन्होंने हासिल किया है। 300 में से 200 प्लस सीटें उन्होंने जीती है और आज उनका शपथ ग्रहण है। और दुनिया के करीब 17 देशों से उन्होंने इनविटेशन दिया है। 17 देशों के प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहां पर पहुंचने वाले हैं। उनमें भारत के प्रधानमंत्री को भी बांग्लादेश से न्योता दिया गया था, लेकिन चूंकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का जाना पॉसिबल नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री के दूत के रूप में या कहिए प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में जो भारत की लोकसभा है, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी को वहां जाने का मौका मिल दिया गया है। और ओम बिरला जी जाएंगे और मोदी जी का जो एक संदेश है वो बांग्लादेश को, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को देने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर उनकी शुभकामनाएं देने की कोशिश करेंगे। और कोशिश होगी कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान का जो एक रिश्ता है, वो जो एक बीच में आपने दौर देखा होगा, काफी उठा-पटा किया, उतार चढ़ाव उसमें देखने को मिले। दोनों देशों की तरफ से कोशिश होगी कि वो रिश्ते फिर से पहले की तरह मजबूत हों और दोनों देश मिलकर के आगे बढ़े। बिल्कुल, ऐसे में ये मुलाकात बेहद ही खास मानी जा रही है राजनीतिक तौर पर भी और रणनीति को लेकर भी। लेकिन सवाल मेरा ये है कि ओम बिरला इसमें शामिल होंगे, उसके बाद से जो परिस्थितियां होंगी दोस्ती को लेकर, क्योंकि बहुत समय तक यहाँ पर पूर्व जो प्रधानमंत्री थी वो रहीं, दिल्ली में रहीं, और अब जो है शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, इसको लेकर भारत की राजनीति की तरफ से मैं बात करूं तो कितना फायदा होगा? देखिए अनीता, मैं आपको बताऊं, जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि उसके पड़ोसियों के साथ उसके संबंध मधुर हो, अच्छे हो और व्यापार के लिए रास्ते खुले। तो ऐसे में आपने देखा होगा, जब तारिक रहमान की जो मदर है, जो पूर्व प्रधानमंत्री रही खालिदा जिया, वो एक्सपायर हुई, तो हमारे विदेश मंत्री वहां पर पहुंचे उनका दुख बांटने के लिए, मोदी जी के दूत के रूप में। और अब उनका शपथ ग्रहण वहां पर हो रहा है तारिक रहमान का। और ऐसे में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष वहां पर जा रहे हैं प्रतिनिधि बनकर। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा संदेश है और दोनों देशों को इसका स्वागत करना चाहिए। और तारिक रहमान भी चाहते हैं, जो कि बांग्लादेश काफी लंबे समय से काफी दंगों से गुजर रहा है, आर्थिक हालत ठीक नहीं है, व्यापार में पिछड़ रहा है, कि बांग्लादेश को आगे बढ़ाया जाए। और किसी भी देश को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब वहां पर शांति स्थापित हो और पड़ोसी देशों के साथ संबंध मधुर बनाए जाए। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप जी। बता दें कि भारत की तरफ से ओम बिरला जो है वो शामिल होंगे। ऐसे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। बांग्लादेश में आज से आज जो है वो तारिक रहमान की ताजपोशी है। तो वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी की गिग वर्कर्स की डेलीग्रेशन से मुलाकात का वीडियो जो है वो शेयर किया है। राहुल ने कहा है कि राज्य और केंद्र में सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिग वर्कर्स के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार इस अन्याय को नजरअंदाज कर रही है। गिग कंपनी के लिए कोई भी मजबूत कानून नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है और कोई जवाबदेही नहीं है। राहुल के मुताबिक ये मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले मैं संसद में गिग वर्कर्स के एक डेलीग्रेशन से मिला। उन्होंने कहा कि गिग सेक्टर में वर्क फोकस का एक बड़ा हिस्सा दलित और आदिवासी जो है वो कम्युनिटी है और इस सिस्टम में उनके साथ क्लास और जाति के आधार पर भेदभाव होता है। देखिए, राहुल गांधी का ये वीडियो जो है वो साझा किया गया है और राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में शोषण हो रहा है। राहुल गांधी ने गिग वर्करों से मुलाकात की है और ऐसे में उनसे बातचीत की है, उनकी परेशानियों को जाना है और इसके बाद से कांग्रेस ने अब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तो वहीं असम के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पार्टी हाईकमान के मनाने के बाद से उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी राज्य इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व ने बोरा के साथ चर्चा की। राहुल गांधी ने उनसे 15 मिनट बात की और ये हमारा अंतरिम फैसला है।
और इसे इस्तीफा वापस लेने पर विचार करने के लिए भी धन्यवाद दिया है। भूपेंद्र बोरा ने कहा है कि उन्होंने परिवार से सलाह लेकर मंगलवार को अंतिम निर्णय लिया और बोरा ने कहा है कि 32 साल बाद मैंने इस्तीफा दिया है और अब समय लेकर सोचने की आवश्यकता है। कई वरिष्ठ नेताओं और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझसे सभी पहलुओं पर विचार करने को कहा है। बोरा ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि उन्हें पार्टी नेतृत्व की ओर से नजरअंदाज किया जा रहा है, राज्य में उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद से उन्होंने इस्तीफा दिया। फिलहाल बातचीत के दौरान से उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। ऐसे में राहुल गांधी ने भी उनसे बातचीत की है और अब खबरों की माने तो खबर है कि अब इन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है। असम के भूपेंद्र बोरा ने इस्तीफे पर बवाल लगातार देखने को मिल रहा था और ऐसे में एक बार फिर से पूर्व अध्यक्ष बोरा ने इस्तीफा अपना वापस ले लिया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के आरएस पुरा सेक्टर में 3 कैदी जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। कैदियों ने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस के मुताबिक ये घटना शाम करीब 5 बजे के आसपास की बताई जा रही है। एसपीओ विनय कुमार और हेड कांस्टेबल जो है उन्हें चोट आई है, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक कैदी के साथ हाथ में पिस्टल दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी स्पष्ट नहीं है कि पिस्टल कहां से आई है और कितने राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस ने बताया है कि जांच शुरू की गई है। फरार कैदियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। टीमों को जो है अलग अलग स्थानों पर छापेमारी लगातार जारी है और ऐसे में 3 आरोपी जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मियों पर भी इन आरोपियों ने हमला किया। ऐसे में जम्मू कश्मीर से ये मामला सामने आया है, जहां पर 3 आरोपी जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया है और इसके साथ ही जम्मू के ये कैदी बताए जा रहे हैं। पुलिस पर हमला किया है और कहा यह भी जा रहा है कि फायरिंग की गई है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकल कर अब सामने आया है, जिसके बाद से पुलिस जो है वो टीमों का गठन करके लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है। तो वहीं नीट छात्र मौत के मामले में जांच के बाद से सीबीआई और भी ज़्यादा अब सक्रिय हो गई है। घटना के एक पहलुओं को जोड़ने में जुटी हुई है। सीबीआई की एक टीम मृतका के जहानाबाद स्थित घर गई थी और उनके परिजनों से जानकारी ली और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सीबीआई ने चित्रगुप्त नगर में सब इंस्पेक्टर रीना कुमारी को सीबीआई कार्यालय तलब कर लंबी पूछताछ की। खबरों की माने तो सीबीआई लगातार ये जानने का प्रयास कर रही है कि घटना के बाद की गई प्रारंभिक जांच में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई है। जांच एजेंसी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों को सुरक्षित रखना और केस डायरी तैयार करने की प्रक्रिया में सभी मानकों का पालन हुआ है या नहीं। पूछताछ के दौरान एसआई ने घटना पर पहुंचने का समय, सबूतों के इकट्ठा करने का और गवाहों के बयान और केस की टाइमलाइन को लेकर विस्तार से जानकारी ली है और इस प्रकरण में किन लोगों को सम्मिलित है इसकी भी शंका के बारे में सीबीआई जो है वो जानकारी जुटा रही है। सीबीआई का ये जानने का प्रयास भी कर रही है कि इस मामले में केस को बदलने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सीबीआई ने इस संबंध में कोई भी बयान जारी फिलहाल अभी नहीं किया है। वहीं भारत ने इस महीने मुंबई तट के पास 3 तेल के टैंकर जब्त किए हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि इन जहाजों के आईएमओ नंबर जो है अमेरिका द्वारा प्रतिबंध जहाजों में मेल खाते हैं और ईरान से संबंध होने का शक भी है। हालांकि ईरान के नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी ने इन जहाजों से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। खबरों की माने तो जहाजों का जो है 3 जहाजें हैं जिसे पकड़ा गया है और इसे मुंबई के तट पर लगभग कई गतिविधियों में संदिग्ध पाया गया है। बाद में जांच के बाद से मुंबई पोर्ट इसे लाया गया है और बताया जा रहा है कि जहाज पहचान छुपाने के लिए बार बार अपना नाम, झंडा और अन्य पहचान बदल रहे थे और इन जहाजों के मालिक विदेश की कंपनियां हैं और भारतीय अधिकारियों ने इस कार्रवाई को जानकारी जो है वो 6 फरवरी को एक्स पर दी थी, लेकिन बाद में वो पोस्ट हटा दी गई। ईरान के सरकारी मीडिया ने नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के हवाले से कहा है कि इन जहाजों या फिर उनके कार्गो का कंपनी से कोई भी संबंध नहीं है। तो वहीं जेफरी एप्स्टीन का मामला जो है वो दिन पर दिन तेज होता जा रहा है और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई देशों के मुखिया जो हैं सामने आए हैं और उनके नाम भी सुर्खियों में बने हुए हैं। ट्रंप ने इस मामले में सफाई भी दी है। ट्रंप ने कहा है कि इस मामले में मुझे निर्दोष साबित कर दिया गया है। एयरफोर्स 1 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे
पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। निर्दोष साबित कर दिया गया है। जेफरी एप्स्टीन से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। एप्स्टीन के मामले में मुझे पूरी तरह से बरी कर दिया गया है। ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार लेने के लिए कई तरह के जतन किए हैं। हालांकि बाद में नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला की एक समाज सेवी को चला गया है। एप्स्टीन की फाइल में भी ट्रंप के नोबेल प्रेम का जिक्र है। फाइल में खुलासा हुआ है कि ट्रंप के करीबी स्टीव को लिखे गए एक मेल में एप्स्टीन ने कहा था कि अगर ट्रंप को पता चलता है कि अब तुम ऐसे व्यक्ति के दोस्त हो जो नोबेल के फैसले करने वाला है तो उसका सिर फट जाएगा। तो वहीं अमेरिका के रोड आइसलैंड में हाई स्कूल हॉकी मैच के दौरान गोलीबारी हुई है। पुलिस के मुताबिक इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें हमलावर भी शामिल है। 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस प्रमुख जो है वो बताया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मामला जो है वो पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ हो सकता है। हालांकि मकसद अभी तक साफ नहीं हुआ है। पुलिस प्रमुख जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि दोनों टीमें सीनियर नाइट मना रही थी और तभी गोलीबारी शुरू हो गई। मैदान में 2 टीमें आमने सामने थी और इन टीमों में पास के कई स्कूलों के खिलाड़ी शामिल थे। मौके पर अफरा तफरी मच गई और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये हाई स्कूल के बच्चे थे। परिवार उनके साथ मैच देख रहा था और एक खुशी का माहौल अचानक से ही डर और दहशत में बदल गया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।